So friends, we will try to understand the MCQs of the chapter consignment account. So we'll do MCQs from the chapter consignment accounts straight away. Which of the following statement is correct in respect of goods sent to consignee? So इसमें से कौन से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जब हम गुड्स सेंड करते हैं कंसाइनी को, व्हेन गुड्स सेंड टू कंसाइनी, जब गुड्स कंसाइनी को मिलता है तो ऑप्शन 1, कंसाइनर एंड कंसाइनी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स. क्या गुड्स कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को, तो कंसाइनी को गुड्स मिलने पर क्या सेल ऑफ गुड्स का एग्रीमेंट हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. कोई रिलेशन क्रिएट नहीं होता है कंसाइनी को सिर्फ और सिर्फ गुड्स मिलने पर. क्या कंसाइनर और कंसाइनी का एक ट्रेडर एंड कस्टमर का रिलेशन क्रिएट होता है? बिल्कुल नहीं. कंसाइनी बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है, कंसाइनी सिर्फ एक एजेंट है कंसाइनर का. सो दे डोंट हैव द रिलेशनशिप ऑफ अ ट्रेडर एंड कस्टमर. थर्ड वन, द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज नॉट दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. ऑफ कोर्स उनका जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल और एजेंट का है. कंसाइनर जो है, कंसाइनर NOR कंसाइनर जो प्रिंसिपल होता है, और कंसाइनी जो है वो एजेंट होता है. पर इस ऑप्शन में तो कहते हैं दे आर नॉट द प्रिंसिपल एंड एजेंट. एक्चुअली वो प्रिंसिपल एंड एजेंट है, और ये ऑप्शन कहता है वो प्रिंसिपल और एजेंट नहीं है. इसके लिए ये ऑप्शन गलत है, हमें करेक्ट वाला ऑप्शन बताना है. सो ये रॉन्ग ऑप्शन है. एक्चुअली दे आर प्रिंसिपल एंड एजेंट, और ये ऑप्शन में लिखा है दे आर नॉट द प्रिंसिपल एंड एजेंट. दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन बिकम्स अ रॉन्ग ऑप्शन. कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू रिटर्न द गुड्स इफ रिमेनिंग अनसोल्ड. हाँ, ये बात सही है. कंसाइनी को कंसाइनर जो भी गुड्स बेचता है, कंसाइनी से अगर उसमें से कुछ गुड्स अनसोल्ड रह जाता है तो कंसाइनी वो गुड्स को रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा. तो ऑप्शन डी इज द परफेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ. फर्स्ट. नंबर 2, इन रिलेशन टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को लेकर आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, कंसाइनर सेंड अकाउंट सेल्स टू कंसाइनी. बिल्कुल नहीं. अकाउंट सेल्स कंसाइनर सेंड नहीं करता है, कंसाइनी सेंड करता है. कंसाइनी सेंड अकाउंट सेल्स, यस, ये ऑप्शन करेक्ट है. तो आगे देखने की हमें जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, थर्ड वन इज एंड फोर्थ वन इज लिटिल बिट ब्लर्ड, तो हम इसको स्किप करेंगे. नाउ फिफ्थ, इन कंसाइनमेंट अकाउंट एबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू. कंसाइनमेंट अकाउंट में हम एबनॉर्मल लॉस कहां डेबिट करते हैं? वैसे एबनॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री क्या होती है? सपोज करो कि गुड्स इन ट्रांजिट डिस्ट्रॉयड हो गए, राइट? सो इन ट्रांजिट गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए तो वो हो गया है एबनॉर्मल लॉस. और गुड्स जो है 10,000 के बर्बाद हो गए, इंश्योरेंस हमने करवा नहीं रखा था तो पूरे 10,000 का लॉस हो गया. तो इसकी अगर जर्नल एंट्री कोई पूछे तो आप कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट. कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट पूरी स्पेलिंग में नहीं लिख रहा हूं, राइट? सो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस. कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कंसाइनमेंट. अब ऑप्शन में क्या दिया है वो हमें देखना पड़ेगा. डेबिट के लिए कहा है तो आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट के लिए कहा है तो आंसर आएगा कंसाइनमेंट. अभी हमें कहा है विच अकाउंट इज डेबिटेड, डेबिट के लिए कहा है, तो डेबिट के लिए कहा है तो आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस. सो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट, नंबर 6th MCQ इज डेल क्रेडिट कमीशन is calculated on the credit sales. Of course, it is calculated only on credit sales. Del credit commission means कंसाइनी अगर क्रेडिट सेल कर रहा है, उधार पे माल बेच रहा है, और जिसको उसने उधार पे माल बेचा है उसको हम डेटर कहेंगे. वो डेटर अगर कोई बैड डेट्स करता है तो वैसे वो बैड डेट्स का रिस्क जो होता है वो कंसाइनर का होता है, कंसाइनर. लेकिन अगर ये रिस्क कंसाइनर का जो होता है वो रिस्क अगर कंसाइनी लेने को रेडी हो जाए, इफ कंसाइनी बिकम्स रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ बैड डेट्स, तो उस केस में कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन मिलता है. सो इस MCQ में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डेल क्रेडिट कमीशन जो मिलेगा कंसाइनी को वो सिर्फ कौन से सेल्स पर मिलेगा? तो ओनली क्रेडिट सेल्स पर, उधार वाले सेल्स पर मिलेगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, 7th MCQ, the abnormal loss of 40,000
अकर्ड इन कंसाइनमेंट बिजनेस। कंसाइनमेंट बिजनेस में 40,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, 40,000 रुपए का, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% क्लेम। 40,000 में से 60% का क्लेम मीन्स 40,000 का 60% यानी कि 24,000 वो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी हमें राइट पैसे दे देगी। तो एबनॉर्मल लॉस एक्चुअली कितने का हुआ देखा जाए तो देखो 40,000 का गुड्स जो है बर्बाद हो गया था, जिसमें से 24,000 तो रिकवर हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। अब कितना रिकवर नहीं हो पाएगा, 40 में से 24 हो जाएगा, पर जो है कि 16,000 रिकवर नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली एबनॉर्मल लॉस जो आपका हुआ है वो कितने का हुआ है, 16,000 का। तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है 16,000। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट नंबर 8, पटेल एंड सन्स have sent 25,000 kg tea gold on consignment at rupees 150. This is blurred, but I am writing it down. It is 150 rupees per kg. So Patel and Sons consignor है, उन्होंने 25,000 kg टी भेजा है कंसाइनमेंट पर, क्या रेट पर, 150 रुपीज पर केजी। पेड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भेजने का डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा उठाना पड़ा पटेल एंड सन्स को 25,000। ड्यूरिंग ट्रांजिट 1,000 kg, 1,000 ये प्रिंटेड बराबर नहीं है, ब्लर्ड है, सो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1,000 kg है। ड्यूरिंग ट्रांजिट मतलब रास्ते में 1,000 kg जो है वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया 1,45,000 रुपीज फॉर द क्लेम। तो एबनॉर्मल लॉस एक्चुअली कितने का हुआ, तो ये हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहां पर। सो एबनॉर्मल लॉस कितना होगा, तो कितना बर्बाद हुआ है ड्यूरिंग ट्रांजिट, कितना टी जो है डिस्ट्रॉय हुआ है, 1,000 kg टी जो है डिस्ट्रॉय हुआ है। सो देखा जाए तो टी डिस्ट्रॉयड जो है 1,000 kg है, और रेट जो है वो 1 kg का कितना है, 150 रुपीज है, यहां पर मैंने लिखा है 150। सो 150 इंटू 1,000, 1,50,000 रुपीज का नुकसान हुआ है। ऐसे प्योरली अगर आप सिर्फ टी का देखो तो 1.5 लाख का नुकसान है, लेकिन ये टी को पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा भी तो किया था ना। देखो ना, पेड डायरेक्ट एक्सपेंस 25,000 है ना, 25,000 रुपया खर्च भी तो किए थे ये 25,000 kg टी को भेजने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है ना 25,000 रुपया, वो भी तो नुकसान हुआ है। जो टी नहीं पहुंच पाया, खर्च तो किया पर वो टी पहुंच नहीं पाया, तो ये भी तो नुकसान हुआ है। तो ये कंसाइनर का एक्सपेंस है, पर पूरा 25,000 का नुकसान नहीं हुआ है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस का नुकसान हुआ है। तो हम यहां पे ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। अब आप ही सोचो 25,000 रुपए का जो खर्च हुआ था 25,000 रुपीज का, वो कितनी टी भेजने के लिए, 25,000 kg टी भेजने के लिए। तो इसको डिवाइड बाय 25,000 kg कर दो, पर आपकी कितनी टी बर्बाद हुई है, तो सिर्फ 1,000 kg टी बर्बाद हुई, तो इंटू 1,000 kg कर दो। तो आपकी 1,000 kg टी बर्बाद होने की वजह से 25,000 रुपए में से कितना एक्सपेंस की बर्बादी हुई वो आपको पता चल जाएगा। सो आंसर 1,000 रुपीज आएगा अगर आप कैलसी पे सॉल्व करोगे। तो नुकसान आपका सिर्फ 1.5 लाख का, 1,50,000 का नहीं हुआ है, ये 1,000 रुपए का जो खर्चा किया था वो भी आपका नुकसान हो गया। तो आपका वैसे नुकसान 1,51,000 का हुआ है, 1,51,000 का नुकसान हुआ है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पे कर दिया, 1,45,000। तो 1,45,000 में से 1,51,000 के लॉस में से 1,45,000 तो इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, 1,45,000 पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो कितनी अच्छी बात है, 1,51,000 का नुकसान हुआ था, जिसमें से 1,45,000 इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, तो नुकसान तो सिर्फ 6,000 का ही हुआ है। तो 6,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एबनॉर्मल लॉस पूछा है क्या, यस, देन द एबनॉर्मल लॉस इज, तो आंसर वुड बी 6,000। लेट्स चेक द ऑप्शन, 6,000 आंसर आना चाहिए। यस, ऑप्शन ए 6,000। होप आपको समझ में आया हुआ है एमसीक्यू। अब हम ये एमसीक्यू नंबर 9 देखेंगे, एमसीक्यू नंबर 9 समझेंगे। सो व्हाट इज रिटन हियर, दैट विजय कंसाइंड 10,000 लीटर केमिकल्स टू रमेश। विजय ने 10,000 लीटर केमिकल भेजा, क्या रेट पर, 1.90 रुपीज पर लीटर, 1 लीटर का 1.90 रुपीज। वाइल सेंडिंग द गुड्स, ये गुड्स भेजने के टाइम पर कुछ एक्सपेंसेस इनकर हुआ, कंसाइनर का, विजय का 1,000 रुपीज का कुछ एक्सपेंस, मतलब ये 10,000 लीटर केमिकल भेजने के लिए एक्स्ट्रा कितना खर्चा करना पड़ा, 1,000 रुपया। देयर वॉज अ शॉर्टेज,
शॉर्टेज ऑफ 500 लीटर्स ऑफ केमिकल्स, 10,000 लीटर केमिकल भेजा पर पहुंचते पहुंचते 500 लीटर जो है ना इवेपोरेट हो गया। ये उसका नेचर होता है ना, केमिकल्स का या क्रूड ऑयल का, पेट्रोल का, इनका नेचर होता है, वो इवेपोरेट होता है। तो ये कोई 500 लीटर उड़ गया, ये कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस है, क्योंकि नेचुरल कॉजेस की वजह से हुआ। आप इसको रोकना चाहते तो भी ये नहीं राइट रोक सकते थे इस नुकसान को। तो ये नॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है, बहुत ही नॉर्मल लॉस है ये। रमेश सोल्ड 5007 liters of chemicals at the rate of 2.85 per liter. He is entitled to 5% commission. Value of closing stock पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। तो अब समझना पड़ेगा कि केमिकल कंसाइंड, तो यहाँ पे दो कॉलम बना दूंगा मैं, एक लीटर्स और एक अमाउंट रुपीस। तो केमिकल कंसाइन कितना किया गया था, तो यहां पर लिखा है 10,000 लीटर्स कंसाइन किया गया था। सो 10,000 लीटर्स कंसाइन किया गया था, और क्या रेट पर, 1.90 रुपीस के रेट पर। सो आप इसको 1.90 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 10,000 लीटर्स को 1.90 से, सो आंसर आएगा 19,000 रुपीज में 10,000 लीटर ऑयल भेजा गया था। इसको भेजने का खर्चा जो है 1,000 रुपीज हुआ था। सो एक्सपेंस जो हुआ था कंसाइनर का, कंसाइनर्स एक्सपेंस, वो लीटर्स में तो कुछ नहीं, पर एक्सपेंस में 1,000 रुपीज ये ऐड हो जाएगा ऑफ कोर्स। अब जो है देयर वाज, जब ये केमिकल पहुंचा तो 500 लीटर का शॉर्टेज आया, नेचुरल कॉज की वजह से उड़ गया, इवेपोरेट हो गया। तो मतलब 10,000 लीटर तो नहीं पहुंचा ना, उसमें से 500 लीटर तो उड़ गया ना, तो माइनस करना पड़ेगा ना 500 लीटर्स। तो लीटर्स में 500 माइनस होगा, जिसको हम माइनस करेंगे, और इसको हम नॉर्मल लॉस बोल देते हैं। लॉस है मतलब रुपीस तो कुछ नहीं आया इसका। अब जो है पहुंचा कितना, 10,000 माइनस 500, 9,500 लीटर्स पहुंचा, और एक्सपेंस तो 19 और 1 20,000 रुपया, राइट। अब 9,500 लीटर्स पहुंचा है। अब यहां पर लिखा है इस लाइन में, रमेश सोल्ड, रमेश ने सिर्फ कितना बेचा, 5,700। 9,500 पहुंचा था, 9,500 लीटर्स पहुंचा था, पर रमेश ने बेचा है सिर्फ 5,700 लीटर्स, और हमें पूछा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब अनसोल्ड, जो नहीं बिका वो। तो 9,500 में से रमेश ने 5,700 तो सोल्ड कर दिया ना, अब क्या नहीं बिका, अनसोल्ड। अनसोल्ड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना लीटर्स बच गया, तो देख लेते हैं हम कितना लीटर्स बच गया। सो 9,500 में से 5,700 सोल्ड है, 9,500 माइनस 5,700 सोल्ड है, तो क्या अनसोल्ड है वो मिल जाएगा, 3,800 लीटर्स अनसोल्ड है। इतना जो है वो नहीं बिका है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैल्यू, लीटर्स नहीं पूछा है, वैल्यू पूछा है, रुपीस में कितना आएगा वो हमें आंसर चाहिए रुपीस में। सो लीटर्स में तो पता चल गया 3,800, अब रुपीस में क्या आएगा वो मुझे चाहिए। सो बहुत सिंपल है, बस अब ये लास्ट स्टेप ही, आंसर ही आ जाएगा हमारा। इसमें देख लेते हैं। सो आप देखो कि 9,500 लीटर्स का टोटल कॉस्ट कितना हुआ है रुपीस में, 20,000 रुपये हुआ है ना। तो हम दो हेडिंग बनाते हैं, एक लीटर्स और एक रुपीस। सो 9,500 लीटर्स का, 9,500 लीटर्स का रुपीस में क्या है कॉस्ट, 20,000, और हमें अनसोल्ड स्टॉक फाइंड करना है। अनसोल्ड स्टॉक का रुपीस का वैल्यू, ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक लीटर्स में कितना है, 3,800, लीटर्स में कितना है 3,800, तो रुपीस में हाउ मच मिल जाएगा। सो इससे हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3,800 को मल्टीप्लाई करोगे 20,000 से, और जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड करोगे 9,500 से। लेट्स चेक, देखते हैं। सो 3,800 मल्टीप्लाई बाय 20,000 डिवाइड बाय 9,500, you'll get the final answer as 8,000. So value of closing stock is 8,000. Let's check the option. Option B is the correct option, 8,000 रुपीज। होप आपको समझ में आया होगा ये MCQ। सो हमने भी 9th MCQ किया जिसका आंसर आया 8,000। सो अब हम 10th MCQ करेंगे। We'll do this 10th MCQ now. A consignee has sold goods of invoice price 2 lakh. इनवॉइस प्राइस उसका 2 लाख था, लेकिन उसने बेचा कितने में, कंसाइनी ने एट रुपीज 2,25,000 फॉर कैश, कैश में बेचा। सो कंसाइनी ने जो गुड्स बेचा है वो था इनवॉइस प्राइस 2 लाख, इनवॉइस प्राइस भले 2 लाख था, बट सोल्ड एट रुपीज 2,25,000 फॉर कैश।
तो कैश सेल 2,25,000 रुपए का हम ये कहेंगे कि भाई जो कैश सेल्स है वो है 2,25,000 रुपीज का। ठीक है, अब आगे लिखा है गुड्स ऑफ इनवॉइस प्राइस 2,50,000 वॉज सोल्ड टू देसाई। 2,50,000 इनवॉइस प्राइस वाला गुड्स सोल्ड टू देसाई फॉर 3,25,000 ऑन क्रेडिट। तो इनवॉइस प्राइस भले ही कितना हो लेकिन सोल्ड एट कितना है 3,25,000 ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे देसाई को जो गुड्स बेचा है वो सेलिंग प्राइस कितना है, इनवॉइस प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 3,25,000 है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड तीसरा भी सेल है, गुड्स ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस नहीं देखना है आपको, तो इनवॉइस प्राइस 50,000 हो भले ही, लेकिन सोल्ड टू जोशी ऑन क्रेडिट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कंसाइनर एंड गुड्स ऑफ 15,000 वॉज परचेस्ड बाय हिम। अच्छा, ये जो 50,000 जो इनवॉइस प्राइस दिया है ना, उसका सेल्स प्राइस हमें दिया नहीं है। गुड्स ऑफ इनवॉइस प्राइस 50,000 वो सोल्ड टू जोशी, बस इतना ही बोल दिया है, सोल्ड टू जोशी ऑन रिकमेंडेशन। तो ये जो इनवॉइस प्राइस है 50,000 उसका सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, तो वही सेलिंग प्राइस हम मान लेंगे। तो दूसरा एक क्रेडिट सेल हुआ है लेकिन रिकमेंडेशन पे हुआ है। किस पे हुआ है, रिकमेंडेशन पे हुआ है। तो रिकमेंडेशन पे सेल कितने का हुआ है, 50,000 का हुआ है। और एट लास्ट गुड्स ऑफ ₹15,000 वॉज परचेस्ड बाय हिम। 15,000 का गुड्स परचेस्ड बाय हिम मतलब खुद ने कंसाइनी ने खरीद लिया। 15,000 का गुड्स खुद ने ही परचेस्ड कर लिया 15,000 का। तो हम एज अ कंसाइनर तो यही कहेंगे कि कंसाइनी ने ये 4 सेल्स किए। 2,25,000 का सेल कैश सेल है, 325 का सेल क्रेडिट सेल देसाई को किया है, 50,000 का सेल रिकमेंडेशन पे किया है क्रेडिट पर, और 15,000 का खुद उसने परचेस कर लिया है। अब क्या बोला है, द डैमेज गुड्स वॉज सोल्ड। डैमेज गुड्स वॉज सोल्ड फॉर 10,000। अच्छा, जो गुड्स डैमेज हुए थे वो भी बेचे उसने 10,000 रुपए में। सस्ते में बेच दिए होंगे लेकिन बेचे हैं 10,000 रुपए में। तो डैमेज गुड्स सोल्ड 10,000 रुपीज में है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो 5 सेल है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 सेल है। आगे लिखा है कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। कंसाइनी को टोटल सेल्स पे 5% कमीशन मिलेगा, टोटल सेल्स पर। सो अब हम टोटल सेल्स निकालेंगे। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स मतलब ये पांचों सेल्स, 2,25,000 प्लस 3,25,000 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 10, ये पांचों सेल्स का टोटल करेंगे। सो हम इसका टोटल करते हैं। 2,25,000 प्लस 3,25,000 इज 5,50,000, 5,50,000 प्लस दिस 50 इज 6,00,000, 6,00,000 प्लस 15 इज 6,15,000, 6,15,000 प्लस 10,000 इज 6,25,000। सो टोटल सेल्स पांचों पांच का 6,25,000 का है। और यहां लिखा है कंसाइनी को टोटल सेल्स पर 5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, 5% कमीशन मिलेगा। सो ये टोटल सेल्स पर जो उसको कमीशन मिलेगा वो 5% मिलेगा। 6,25,000 पे 5%, तो 6,25,000 पे 5% करते हैं हम लोग। सो 6,25,000 का 5%, आंसर आएगा 31,250। ये जो टोटल सेल्स पे मिलता है ना उसको जनरल कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जनरल। तो जनरल कमीशन 31,250 मिल रहा है। अब और भी कमीशन मिल रहा है उसको, देखो क्या लिखा है, 3% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब जो उधार पे सेल्स किया है ना उसको 3% डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है। अब उधार पे 2 सेल्स से देखा जाए तो ये देखो, ये भी एक क्रेडिट सेल्स है और ये भी एक क्रेडिट सेल्स है, ये 2 उधार पर सेल्स है। पर ये जो क्रेडिट सेल्स है ये वाला वो रिकमेंडेशन पे। तो रिकमेंडेशन मतलब कंसाइनर ने उसको बोला है कि भाई तू उस पर्टिकुलर पर्सन को उधार पे बेच जिसको मैं बोल रहा हूं। तो कंसाइनर के कहने पर अगर कंसाइनी किसी को क्रेडिट सेल्स करे तो उस क्रेडिट सेल्स पे डेल क्रेडिट मिलता नहीं है, तो इस पे डेल क्रेडिट कमीशन नहीं आएगा। सो डेल क्रेडिट कमीशन सिर्फ और सिर्फ इस वाले क्रेडिट सेल्स पर आएगा। ठीक है, तो डेल क्रेडिट कमीशन कितना परसेंट है, 3%। वो रिकमेंडेशन वाले क्रेडिट सेल्स पर नहीं आता है। सो डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो कितना परसेंट है, 3% है। सो 3,25,000 पे 3% कर लेते हैं। 3,25,000 पे 3%।
सो आंसर इज 9750। ये हो गया डेल क्रेडिट कमीशन। जनरल कमीशन 31,250, डेल क्रेडिट कमीशन 9750। और क्या लिखा है? 10% कमीशन ऑन सेल्स अबव द इनवॉइस प्राइस। जितना भी सेल्स इनवॉइस प्राइस के ऊपर हुआ है ना, इनवॉइस प्राइस के ऊपर जितना भी सेल्स हुआ है उस पर 10% कमीशन। तो ये निकालना पड़ेगा हम लोगों को, इनवॉइस प्राइस यहां पर हमें निकालना पड़ेगा। सो अब हम लोग निकाल लेते हैं यहां पर इनवॉइस प्राइस, कि जितना भी गुड्स बेचा है उसका इनवॉइस प्राइस क्या था, इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। तो ये जो पहला सेल हुआ है उसका इनवॉइस प्राइस कितना था? 2 लाख। सो 2 लाख था पहले वाले सेल का इनवॉइस प्राइस। टोटल 5 सेल है ना, सो 2 लाख पहले वाले सेल का इनवॉइस प्राइस। दूसरा वाला जो सेल है उसका इनवॉइस प्राइस यहां पर दिया है 2,50,000, तो दूसरे वाले सेल्स का इनवॉइस प्राइस है 2,50,000। अब जो तीसरा वाला रिकमेंडेशन वाला जो सेल्स था, गुड्स ऑफ इनवॉइस प्राइस 50,000 है ना, रिकमेंडेशन, तो ये इनवॉइस प्राइस कितना है? 50,000, तो प्लस होगा 50,000। अब उसने कुछ खुद खरीद लिया है मेरे ख्याल से, यहां पर देख लो, गुड्स ऑफ 15,000 परचेस्ड बाय हिम, तो ये 15,000 आ जाएगा यहां पर। खुद खरीदा है लेकिन कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए तो सेल ही है ना वो। सो अब क्वेश्चन में लिखा है लास्ट उसको 10% कमीशन मिल रहा है। किस चीज का 10%? सेल्स अबव द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस के ऊपर कितने रुपए का उसने सेल्स किया है, उतने रुपए पर उसको 10% एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है। तो ये इनवॉइस प्राइस है, 4 अमाउंट है, 2 लाख प्लस 50, 250 प्लस 250। देखो ये 2 लाख प्लस ये 50,000, 250, 250 प्लस 250 5 लाख, 5 लाख और ये 15, 5,15,000 का इनवॉइस प्राइस है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेलिंग प्राइस उसके यहाँ पर ये सारे सेलिंग प्राइस है। तो एक सेलिंग प्राइस 2,25,000, एक सेलिंग प्राइस 3,25,000, एक सेलिंग प्राइस 50,000, एक सेलिंग प्राइस 15,000 है, और एक ये डैमेज गुड्स को उसने बेचा है। तो डैमेज गुड्स वाला जो है ना उसमें इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जब ये 10% एक्स्ट्रा कमीशन काउंट करो तो डैमेज गुड्स वाला सेलिंग प्राइस आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपको सेल्स मिल जाएगा, टोटल सेल्स। सो 225 प्लस 325 इज 5,50,000, 5,50,000 प्लस 50 इज 6 लाख, 6 लाख प्लस 15 इज 6,15,000। तो ये 6,15,000 हो गया। देखो इनवॉइस प्राइस तो 5,15,000 था और सेल्स प्राइस 6,15,000 है। तो इनवॉइस प्राइस से कितना ज्यादा वैल्यू में बेचा है, सेल्स प्राइस कितना ज्यादा है? 1 लाख रुपया ज्यादा है ना, राइट। सो 1 लाख रुपया एक्सेस है। एक्सेस कितना है? 6,15,000 में बेचा गया है, जबकि उसकी इनवॉइस प्राइस हुआ करती है सिर्फ 5,15,000। तो एक्स्ट्रा कितना वैल्यू में बेचा है? प्रॉफिट कितना है एक्चुअली देखने जाए तो 1 लाख रुपीज के प्रॉफिट में बेचा हुआ है। सो ये 1 लाख रुपीज के ऊपर कमीशन कितना मिल रहा है? यहाँ पर लिखा है 1 लाख रुपीज के ऊपर 10%, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 10% कमीशन मिल रहा है। तो 1 लाख का 10% जो है, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास लिखने के लिए, मैं लिख देता हूँ। चलो 1 लाख का 10% 10,000 रुपये होता है, तो एक कमीशन के तौर पे 10,000 और मिल रहा है यहाँ पर। सो एक तो जनरल कमीशन, एक डेल क्रेडिट कमीशन, और एक एक्स्ट्रा 10% कमीशन के तौर पे उसको कितना मिल रहा है? 10,000 रुपये मिल रहा है, 10,000 रुपीज। तो 3 कमीशन हो गए, जनरल कमीशन 31,250, डेल क्रेडिट कमीशन 9750, और ये एक्स्ट्रा 10% कमीशन के तौर पे 10,000 रुपये। 3 अमाउंट मिल रहा है उसको। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 31,250 प्लस 9750 प्लस 10,000। तो इस तरह से तीनों का जो टोटल होगा उसका टोटल कमीशन होगा जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो हम देख लेते हैं कितना हो रहा है टोटल। सो लेट्स मेक द टोटल 31,250 प्लस 9750 प्लस 10,000। सो आंसर इज 51,000। 51,000 आंसर आएगा। वो हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में 51,000 आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। होप आपको ये 10 MCQs समझ में आए होंगे। आगे के MCQs नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपलोड करूंगा। काइंडली शेयर द वीडियो। थैंक यू।